तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग के लिए फिलहाल ये जो ओल्ड लेडी वांग रहती है ये बोलती कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा अलॉट कर देती हूँ। अब आगे तो गाइस दूसरे चैनल पे यानी मेरा जो पहला चैनल है, शाम में उस पर BTTS का भी एपिसोड आएगा। हालांकि रात हो जाएगी 10 या 11 बजे। तो आगे बढ़ते हैं। अब वांगलिंग इनसे पूछता है कि एंसेस्टर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ एक बार के लिए। पर ओल्ड लेडी ये तुरंत ही मना कर देती है कि खतरा काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हें पहले अपने फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, यानी उस लेवल पे तुम्हें पहुंचना चाहिए। वांगलिंग इनसे कहता है बस एक बार, फिर मैं अपने कल्टीवेशन पे फोकस कर पाऊंगा। अब ल्यू वेंजू भी इसे समझाते हैं कि ये जो एंसेस्टर वांग है तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए चिंतित हैं और ये पूछते हैं कि तुम बाहर जाना क्यों चाहते हो। अब वांगलिंग बोलता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत समय से नहीं देखा है और शायद इस बार ये जो ट्रेनिंग होगी हमारी ये लंबा चलेगा, तो इसलिए मैं एक बार घर जाना चाहता हूँ। अब इसके बाद ल्यू वेंजी एक जेड टोकन इसे देते हैं और कहते हैं जल्दी जाना और जल्दी वापस भी आ जाना। और ये जो जेड पीस इन्होंने दिया था, अगर कोई भी बंदा वांगलिंग पर एक बार अटैक करे, अगर वो कोर फॉर्मेशन पे हो, तो ये पीस उसे संभाल सकता था। और एक और टेक्निक देते हैं जिससे कि यहाँ पर एंटर करना है। फिलहाल वांगलिंग इस गुफा से बाहर निकल चुका था। अब जब ये बाहर निकलता है तो सेटुनान पूछता है कि तुम बाहर तो आ चुके हो, क्या वापस लौटना है तुम्हें। वांगलिंग कहता है फिलहाल तो नहीं, फिलहाल मैं घर के मैटर्स को सुलझाऊंगा, उसके बाद कुछ और करना है। मेरे कुछ अपने प्लान्स हैं। सेटुनान कहते हैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें ये जो बीड है हमारे पास, इसमें वुड एलिमेंट डालना चाहते हो ताकि तुम्हारा जो समय है ड्रीम स्पेस में रहने का वो बढ़ सके। फिलहाल ये 10 गुना है, तुम इसे शायद 100 गुना करना चाहते हो, इससे तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड बढ़ जाएगा। वांगलिंग इससे कुछ बोलता नहीं, पर ये वही करने वाला था। वांगलिंग काफी तेजी से आगे बढ़ता है, पर जो रास्ता इसके घर के लिए जाता था वो हैंग्यू माउंटेन से होके ही जाता था, तो फिलहाल ये अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है। दूसरे दिन ये घर पहुंच जाता है। बेसिकली 5 सालों बाद अपने घर लौट रहा था, पर ये घर नहीं जाता है बल्कि गांव के बाहर ही खड़ा था और कल्टीवेशन में लग जाता है। इसे डाउट था कि क्या पता डाउ सेक्ट वाले रिवेंज लेने आ सकते हैं, और गांव के बाहर ये 1 महीने तक कल्टीवेशन करते रहता है और पूरे टाइम अपने डिवाइन सेंस को फैला के रखा था। और एक दिन अचानक से कुछ तो ये फील करता है। गांव की तरफ 2 लोग बढ़ते हैं। इनमें से एक ने ब्लैक क्लॉक पहना था, मतलब इसे देखा नहीं जा सकता, और शायद दूसरा बंदा मे बी ज़ांग कुआंग था जो कि हैंग्यू सेक्ट का था, पर वो गया नहीं था। और ये बंदा पूछता है ज़ांग कुआंग से कि वांगलिंग के पेरेंट्स ये यहीं पे रहते हैं ना। बेसिकली वांग जू ने एक बार भी, जबकि वो दुश्मन था एक तरह से वांगलिंग का, पर इसके घर का एड्रेस नहीं दिया था, पर ज़ांग कुआंग ने पता लगा चुका था। और ज़ांग कुआंग सोचता है कि देखो वांगलिंग, मन ही मन कि अब हम अलग अलग सेक्ट के हैं, मैं डाउ सेक्ट ज्वाइन कर चुका हूँ और तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो मुझे चाहिए। साथ में वो बंदा जैसे कि वांगलिंग ने हराया था, जाओ पेंग, ये था। और ये काफ़ी हेट करता था वांगलिंग से, क्योंकि इसका रेपुटेशन जो भी था वांगलिंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जाओ पेंग कहता है कि ज़ांग कुआंग तुमने बताया था कि वांगलिंग एक लिक्विड ड्रिंक करता था जिसकी वजह से वो अचानक से अलग लेवल पे पहुंच गया था, कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो। ज़ांग कुआंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है सीनियर ब्रदर, मैंने आपको लिक्विड दिखाया भी था, वो लिक्विड मुझे वांगलिंग ने की कंडेंसेशन के लेवल्स के लिए दिया था। जाओ पेंग कहता फिर ठीक है, टेंशन मत लो, डाउ सेक्ट में कोई भी तुमसे मैस नहीं करेगा जब तक मैं हूँ। ज़ांग कुआंग मन में कहता है मैं वैसे भी तुम्हें फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, बस समय का वेट करो, मैं तुम्हें भी मजा चखाऊंगा। अब जाओ पेंग इससे पूछता है कि उस लिक्विड के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं। ज़ांग कुआंग बताता है बस आपको और मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं। अब जाओ पेंग गुस्से में जाओ कुआंग को ऊपर टांग लेता है कि झूठ मत बोलो। जाओ कुआंग कहता है सीनियर ब्रदर, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मुझे सर्च कर सकते हो, मेरे माइंड को रीड कर सकते हो। जाओ पेंग शांत हो जाता है, ठीक है मैं तुम्हारे पे विश्वास करता हूँ, और ये कहता है कि जाओ और वांगलिंग के पेरेंट्स को मार दो, और हम उनके पेरेंट्स के सोल को स्पिरिट फ्लैग्स में बदल लेंगे जिसके मदद से हम वांगलिंग को ट्रेस कर पाएंगे और उसके पेरेंट्स के सोल को यूज करेंगे उस पर अटैक करने के लिए। और अगर जब तक वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे नहीं पहुंचेगा हम उसे आराम से हरा सकते हैं। ज़ांग कुआंग ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, पर जाओ पेंग के चिल्लाने पर यह आगे बढ़ जाता है। वांगलिंग अब ये दूर से ही सब चीज सेंस कर सकता था, इसके अंदर भी अब एक किलिंग इंटेंट जाग जाता है। सेटुनान भी कहता है सही है, जाओ और इन्हें मार दो, अभी तो तुम वीक हो, पर तुम जब स्ट्रांग बन जाना तो डाउ सेक्ट के किसी बंदे को छोड़ना मत। पहले तो मैं यही चीजें करता था, मुझे मजा भी आता था। और पहली बार वांगलिंग सेटुनान की बात से सहमत था। ये भी काफी तेजी से ज़ांग कुआंग को फॉलो करता है। अब ज़ांग कुआंग पहले हिचकिचा रहा था, पर ये जानता था इसे ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो जाओ पेंग ही इसे मार देगा। पर जब ये आगे बढ़ता है अचानक से इसके सामने वांगलिंग आ जाता है। ज़ांग कुआंग के होश उड़ जाते हैं और ये कहता सीनियर ब्रदर आप। पर वांगलिंग के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल था। ज़ांग कुआंग समझ चुका था, ये तुरंत ही बोलता है मेरा वो इरादा नहीं था। वांगलिंग कहता है तुम तो मेरे घर जा रहे थे ना। ज़ांग कुआंग तुरंत ही मुंडी नीचे कर लेता है कि सीनियर ब्रदर मुझे माफ करना, जाओ पेंग की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ये तुरंत ही कुछ टोकन निकालता है मुंडी नीचे करने के बाद और वांगलिंग की तरफ फेंक देता है। एक स्वॉर्ड ऑरा
काफी तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ती है और इधर ये पीछे पलट के भागने लगता है। वांगलिंग तुरंत ही अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करता है और ये जो अटैक था इसे डिसॉल्व कर देता है, बल्कि स्वॉर्ड को उल्टा पलटा करके जैंग वांग की तरफ ही भेज देता है और साथ में वांगलिंग अपने अट्रैक्शन फोर्स से इसे क्रश करने लगता है। जैंग वांग पलक झपकते मारा जा चुका था और जो फ्लाइंग स्वॉर्ड था वो फिर से वो जेट टोकन्स में बदल जाता है। वांगलिंग इसे ले लेता है और इसके बैग को भी उठा लेता है। फिलहाल ये फायरबॉल टेक्निक यूज करता है और जैंग वांग की बॉडी को जला देता है और उसके बाद काफी तेजी से जाओ पेंग की तरफ बढ़ता है। इधर जाओ पेंग आधा दिन तक वेट करता है और मन ही मन जैंग वांग को गाली दे रहा था, यार ये बंदा काफी स्लो है। पर अचानक से एक स्पिरिचुअल एनर्जी का ये फ्लक्चुएशन फील करता है। पर जैसे ये चेक करने वाला था तभी एक पावरफुल किलिंग इंटेंट ये फील करता है और ये चिल्लाता है कि किसने मारा जैंग वांग को, क्योंकि ये फील कर चुका था कि जैंग वांग का जो स्पिरिचुअल ऑरा था वो गायब हो चुका था। पर जब तक ये सोच पाता वांगलिंग इसके सामने आ चुका था। तो गाइज मैं वही बता रहा था, आपने जितने भी कैरेक्टर्स देखे अभी तक इससे ज़्यादा रूथलेस और डेडली बंदा कोई नहीं है। इवन जो सोल लैंड का अपना टांग सांग है असुरा मोड में, वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। बस याद रखना ये बात। जाओ पेंग समझ चुका था कि अब इसकी बारी है। ये भागता है पर वांगलिंग अपने अट्रैक्शन फोर्स को यूज करता है। जाओ पेंग पीछे पलट के भी नहीं देखता है। ये अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड पर काफी तेजी से हैंग्यू पीक की तरफ बढ़ने लगा था और वांगलिंग चिल्लाता है कि भाग नहीं पाओगे। वांगलिंग काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ता है। जाओ पेंग चिल्लाता है कि हमारे में कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। पर वांगलिंग भी स्माइल करता है कि तुम्हें मालूम है। जाओ पेंग यही सोच रहा था, बस ये कैसे भी हैंग्यू सेक्ट पहुंच जाए, फिर वांगलिंग भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर वांगलिंग अट्रैक्शन फोर्स को फुल लेवल पे यूज करता है और जाओ पेंग को यहाँ पर सप्रेस करने लगता है। पर जाओ पेंग ये तैयार था, तुरंत ही इस अट्रैक्शन फोर्स को डॉज कर लेता है। हालांकि इसका तलवार हल्का सा हिलता है पर ये फिर से काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वांगलिंग को भी मालूम था इसका अट्रैक्शन फोर्स एक लिमिट तक ज्यादा काम करता है और जब बंदा थोड़ा दूर निकल जाए तो इसका प्रभाव कम होने लगता है। ये भी थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। ये जानता था कि अगर जाओ पेंग लौट गया तो इसके लिए काफी खतरा बढ़ जाएगा, खास करके इसके पेरेंट्स के लिए। ये तुरंत ही सेटुनान को चिल्लाता है कि क्या कोई तरीका है। सेटुनान कहते हैं तो, लेकिन वांगलिंग कहता है जो भी है बताओ। और ये कहता है अगर नहीं है तो मैं ये कल्टीवेशन छोड़ दूंगा और अपने माँ बाप को लेकर यहाँ से दूर निकल जाऊंगा। सेटुनान समझ जाता है। सेटुनान कहते हैं मैं पहले वाला होता तो एक चमाट काफी था इस बंदे के लिए और तुम्हें भी मैं मार देता। तुम्हारे जैसा डिसरेस्पेक्टफुल बंदा मुझे नहीं चाहिए। वांगलिंग भी कहता है मैं तुम्हारा डिसाइपल कब बना। सेटुनान समझ रहा था कि वांगलिंग थोड़ा चिंतित है। सेटुनान कहते हैं मैं अपने सोल एसेंस को थोड़े समय के लिए बाहर निकाल सकता हूँ और उसके थ्रू तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो, पर एक बार वो आखिरी मौका होगा, क्योंकि मैं ज्यादा यूज किया तो मैं खुद हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। अब वांगलिंग अपने आसपास एक कोल्ड एयर फील करता है और पहले से भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर मानो हो चुका था। अचानक से गायब होता है और जाओ पेंग की तरफ बढ़ता है। जाओ पेंग इस चीज को फील कर सकता था क्योंकि फिलहाल वांगलिंग एक जगह रुक गया था। जाओ पेंग और तेजी से आगे बढ़ता है। वांगलिंग की बॉडी मानो एक आइस स्कल्पचर में बदल चुकी हो और सेटुनान चिल्लाते हैं कि अपने दिमाग को शांत रखो, अब हम टेलीपोर्ट करने वाले हैं। और पलक झपकते वांगलिंग की बॉडी जहां पर पहले थी वहां से गायब हो जाती है। जाओ पेंग अपने डिवाइन सेंस से भी कुछ फील नहीं कर पाता है, पर जब तक ये समझ पाता इसके सामने में 5 मीटर आगे में एक बंदा प्रकट होता है। एक ब्लैक होल के समान पहले एक ऐसा गोल गोल घूमता है और वहां से एक बंदा निकलता है और ये वांगलिंग था। ये कहता है कि जाओ पेंग तुम भाग नहीं सकते। जाओ पेंग हैरान था, यार इतनी खतरनाक टेक्निक। अब जाओ पेंग अपने आसपास एक ग्रीन लाइट को रिलीज करता है जो कि एक जायंट पाइथन का शेप लेने लगता है। सेटुनान चिल्लाते हैं कि बच्चे तुम्हारे बॉडी में अभी भी मेरे पावर का कुछ अंश बचा हुआ है, वेस्ट मत करो, जल्दी से अटैक यूज करो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बॉडी को 1 सेकंड के लिए ले सकता हूँ और अपनी फेमस टेक्निक दिखाता हूँ। अब वांगलिंग की बॉडी से एक ब्लू लाइट बाहर निकलती है और पूरा स्पेस मानो यहाँ का ये एकदम डार्क हो चुका था। एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स फील किया जा सकता था। ये फोर्स पाइथन के टेल को टच करता है। पाइथन टेल एकदम फ्रीज हो जाता है। जाओ पेंग यहाँ पे खून की उल्टी करता है। इसका जो कनेक्शन था इसके स्पिरिट के साथ यानी पाइथन के साथ वो टूट चुका था। इसके खून भी मानो जम चुके थे और एक बर्फ में मानो ये बदल चुका था। सेटुनान कहते हैं यार कुछ और लोग होते ना एक साथ इनको मार देता। ये मेरी अच्छी टेक्निक्स में से एक है, कोल्ड एनर्जी वाला फोर्स। वांगलिंग फिलहाल ये जो बॉडी थी जाओ पेंग की इसे लेता है जो कि अभी फ्रीज हो चुकी थी और आगे बढ़ जाता है। अब सेटुनान बताते हैं ये मरा नहीं है बट काफी करीब है मरने के। अगर तुम्हें जल्दी मारना है तो बस बर्फ को फोड़ दो, ये मर जाएगा। वांगलिंग कहता है पर आपने मुझे बोला था कि आप मुझे पपेट टेक्निक सिखाओगे, क्यों ना सिखा दो। सेटुनान काफी खुश होते हैं, दैट्स माय बॉय, क्योंकि जो पपेट टेक्निक था एक तरह से डेमोनिक टेक्निक था और इन्हें लगता था कि वांगलिंग के अंदर वो किलिंग इंटेंट कम है और ये लगता था अगर वांगलिंग ऐसा रहा तो कल्टीवेशन की दुनिया में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और फिलहाल ये अब काफी खुश थे कि चलो ये बदल तो रहा है। सेटुनान बताते हैं कि टेक्निक तो तुम्हें ही परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक गुफा चाहिए। फिलहाल वांगलिंग इसे लेता है और एक केव की तरफ बढ़ जाता है
और सेटुनान फिलहाल वो जो आइस टेक्निक था उसे रिलीज करते हैं ताकि ये बंदा मरे ना, बाद में इसके इनर ऑर्गन्स को रिफाइन किया जा सके। मतलब पहले इसके अंदर के शरीर को निकालना पड़ेगा, यानी काफी फियर्स मेथड था ये। फिर से एक बार वांगलिंग सोचता है, पर सेटुनान कहते हैं क्या तुमने ब्लड नहीं देखा है कभी? हालांकि तुम अभी जब ब्लड देख लोगे तो शायद तुम्हारा दिमाग खुल जाए। अब यहाँ पर सेटुनान बर्फ को रिमूव करते हैं। जाओ पेंग के सेंसर्स को ये सप्रेस किए थे। वांगलिंग फिलहाल एक तरह से इसका ऑपरेशन कर रहा था। ये प्रोसेस लगभग एक आधी घंटे तक चलता है और फर्स्ट स्टेप ये पूरा कर चुके थे। सेकंड स्टेप में डिवाइन सेंस को यूज करना था और इसकी बॉडी को मॉडिफाई करना था। वांगलिंग हालांकि नर्वस था पर फिर भी इनकी बातों को मान रहा था। 3 दिन बीत जाते हैं और वांगलिंग अब जाओ पेंग को एक पपेट में बदल चुका था और ये जाओ पेंग से कहता है कि जाओ पेंग डाओ सेक्ट लौट जाओ और जो भी मेरे बारे में यानी जो मुझे हार्म करना चाहते हैं तुम उसे मार सकते हो और साथ में उसके बाद तुम मेरे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट भी करोगे। जाओ पेंग हाँ में सर हिलाता है और डाओ सेक्ट की तरफ निकल जाता है। अब इसके जाने के बाद वांगलिंग यहाँ पर जाओ सेटुनान से कहता है कि वो जो फर्स्ट स्टेप था शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी। सेटुनान चौंक जाता है और कहता तुम्हें किसने कहा? फर्स्ट स्टेप ही तो जरूरी था, बिना फर्स्ट स्टेप के तुम सेकंड स्टेप कैसे करोगे? वांगलिंग जानता था कि फर्स्ट स्टेप ब्लड वगैरह दिखाने के लिए था ताकि इसका वो किलिंग इंटेंट जागे। अब ये बोलता है कहीं वो जो पूनांजी है यानी नासेंट सोल लेवल वाला बंदा वो जाओ पेंग को पहचान तो नहीं जाएगा। अब सेटुनान बताते हैं वैसे तो वो जान जाता पर मैंने अपने नासेंट सोल को इस बंदे की बॉडी में यूज किया है, जब तक वो ध्यान से नहीं देखेगा तब तक नहीं पहचान पाएगा। फिलहाल वांगलिंग अब अपने गांव के लिए निकल जाता है और जैसे ही ये अपने घर के बाहर था एक फैमिलियर वॉइसेस को सुनने को मिलती है। इसके फादर किसी को समझा रहे थे कि तुम अभी मेरे बेटे के इतना भी काम नहीं कर पा रहे हो। अब ये बंदा भी बोलता है कि वांगलिंग जिसका कि घर का नाम टाइजू भी था अब वो तो इमॉर्टल बन चुके हैं, मैं क्या उनका कंपेयर करूंगा? अगर मैं उनका आधा भी बन गया तो मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। वांगलिंग फाइनली एंटर करता है। इसके पापा भी काफी खुश थे। अब ये लगभग 20 साल के आसपास हो चुका था। माहौल काफी इमोशनल था। इसके फादर भी कहते हैं तुम पहले से काफी लंबे हो चुके हो, मेरी हाइट के लगभग हो चुके हो। इसकी माँ भी बाहर आती है। वांगलिंग की भी आंखों में आंसू था और माँ की भी आंखों में, और ये डांटती है इसे कि तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, 5 साल तक अपनी माँ से मिलने भी नहीं आए। माहौल काफी इमोशनल था और अपना वांगलिंग इनसे गले मिल रहा था। इसके फादर कहते अब हमारा बेटा तो इमॉर्टल बन चुका है, उसे ट्रेनिंग में ही फोकस करना चाहिए। अब फिलहाल ये जो बच्चा इनसे सीखता था इससे इसके फादर कहते हैं कि अभी कुछ दिन मत आना, जब वांगलिंग चला जाएगा तो फिर से तुम्हारी ट्रेनिंग करेंगे। रात का समय हो जाता है। वांगलिंग लंबे समय बाद अपनी माँ के हाथों का बना खाना एंजॉय करता है और इसकी माँ कहती है अब तुम्हारा समय हो चुका है, तुम्हें शादी करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास लड़की पहले से है तो बता सकते हो। पर वांगलिंग कहता है अभी इतनी जल्दी क्यों? इसकी माँ भी थोड़ा डांटती है कि तुम्हारे उम्र के बच्चे अब खेल रहे हैं। इसकी माँ भी कहती है कि तुम तो 5 साल बाद जाके वापस आओगे, अगर मेरी बहू भी हो वो भी इमॉर्टल हो तो एटलीस्ट मैं उसके साथ रह सकती हूँ। इसकी माँ कहती मैं समझ रही हूँ, अब तुम्हारे इरादे बदल चुके हैं, तुम्हारे लेवल की लड़की शायद गाँव में नहीं है, मैं वेट करूंगी, उम्मीद है कि तुम कोई लड़की वापस लेके आओगे। फिलहाल रात का समय हो जाता है और ये लोग सोने के लिए बढ़ जाते हैं। वांगलिंग इस समय नींद नहीं आता है, ये चांद की तरफ देख रहा था और जो गोर्ड था जिसमें किसने पानी हमेशा रखा रहता है वो फिलहाल ये पीने लगता है और ये सोच रहा था कि की कंडेंसेशन से फाउंडेशन लेवल पे जाने के लिए अच्छा खासा एनर्जी चाहिए और ये ओस की बूंदे यानी गोर्ड में रख करके इकट्ठा करने को अब सोचता है। और सेटुनान भी कहते हैं कि वुड एलिमेंट कब ढूंढ रहे हो और कब इकट्ठा करोगे। वांगलिंग बताता है कि पहले मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पे पहुंच जाऊं और उसके बाद जाओ पेंग पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ दिन और निकलते जाते हैं। वांगलिंग मजे कर रहा था। आधा महीना बीतने के बाद वांगलिंग घर से फिर चला जाता है। हालांकि इसको भी मन नहीं था जाने का, पर जाना तो पड़ेगा और ये बता के गया था कि कुछ सालों तक शायद ये वापस ना आए। लंबा समय तक ये सर्च करता है क्योंकि इसे ऐसा गुफा चाहिए था जिसके आसपास पानी वगैरह हो, और एक जगह इसे मिल भी जाता है। गुफा के अंदर ही एक अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स था। यहाँ पे ये अपने बैरियर्स लगा देता है और कल्टीवेशन में बैठ जाता है। समय बीतते जाता है। 1 साल, 2 साल, इवन 4 साल निकल चुके थे। हैंग्यू सेक्ट के जो लोग थे यानी कि जो अलग से कल्टीवेशन कर रहे थे जैसे कि लियू वेंजी वगैरह, मानो इसे भूल चुके थे और इन्हें लगता है शायद लियू वेंजी को खास करके कि मे बी वांगलिंग मर चुका होगा, उसे नहीं जाने देना चाहिए था। और सबसे खुश था लू शॉन्ग क्योंकि अब ये यहाँ का सीनियर डिसाइपल बन जाता है। जब वांगलिंग पहले साल ट्रेनिंग में था तो ये जाओ पेंग को कांटेक्ट में रखा हुआ था। इसे पता चलता है कि डाओ सेक्ट वाले भी यानी जो एल्डर्स फाउंडेशन बिल्डिंग में थे वो कल्टीवेशन में जा चुके हैं, तो किसी को जाओ पेंग के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। वैसे भी इसका स्टेटस वहां पे काफी हाई था और जो भी लोग इसके बारे में बुरा सोचते थे इससे पता चलते जाता है और वांगलिंग भी फिर इन चीजों को भूल जाता है। 4 साल के आसपास का समय हो रहा था और वांगलिंग ये कल्टीवेशन में ही था। एक दिन की बात है, इसके गुफे के पास 2 मेल और एक फीमेल प्रकट होते हैं और आगे में जो बंदा था ये एक मिडिल एज्ड मैन था जो कि ब्लैक कपड़े पहना था और ये एक तलवार के ऊपर जो कि हरे रंग का था उस पर खड़ा था और उसके बगल में एक यंग लड़की थी। लड़की दिखने में काफी सुंदर थी और ये डिस्कस कर रही थी कि 3rd सीनियर ब्रदर आपको मेरे लिए
एक क्रिस्टल स्पिरिट बेस्ड चाहिए, ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बैक माउंटेन का कंपटीशन शुरू होने वाला है। अगर मैं इस स्पिरिट को अपने स्वॉर्ड में कंबाइन कर दूंगी तो मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वांगलिंग इस लड़की को देखता तो ये पहचान जाता। इस लड़की का नाम जू था, जो कि वांग जुओ के लिए पागल थी, और ये भी अब तो शायद डाओ सेक्ट में ही थी। एक टीनेजर से एक सुंदर कन्या में बदल चुकी थी। अब ये मिडिल एज मैन इस लड़की की तरफ देखता है कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये क्रिस्टल स्पिरिट बेस्ड ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब इनके बगल में एक और टीनेजर थी, या था जो भी, पर ये इनसे काफी छोटा था और ये कहता आप लोग काफी तेजी से उड़ रहे हो, थोड़ा स्लो चलो। बेसिकली ये लड़का था। लड़की जू इसे बताती कि तुम्हारा कल्टीवेशन काफी नीचे है। लड़की जो थी पहले 4th लेयर पे थी, पर 4 सालों में ये 7th लेयर पे पहुंच चुकी थी और डाओ सेक्ट में ये भी एक जीनियस गिनी जाती थी। लियू फैंग जो था फिलहाल, यानी डाओ सेक्ट वाला, वो 13th लेयर पे जाने वाला था। और खास करके वो जो लड़की लियू में थी, याद होगा अगर आपको, तो वो भी अब 12th लेयर पे पहुंच चुकी थी, जिसके की चाम को बस वांगलिंग उस समय रजिस्ट कर पाया था। अब ये मिडिल एज मैन भी कहते हैं यार वो लियू फैंग वो काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। फिलहाल ये लोग टॉपिक बदल देते हैं। जू इस समय बोलती है यार ये जगह पहले से काफी बदल चुका है, यहाँ पर इतने सारे बीस्ट क्या कर रहे हैं, वो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।